देखिए, हमने बहुत से टॉपिक को देख लिया। इसमें हमने देख लिया था कि हमारा जो विस्थापन समीकरण क्या था, हमारा वेग समीकरण क्या था, यहाँ तक कि हमने ये भी देख लिया था कि जो हमारा त्वरण समीकरण होता है, त्वरण समीकरण क्या होता है। तो उसमें हमने उसको फाइंडेशन किया था, मतलब उसको डिफिनेशन किया था, उसका डिफाइन किया था कि आखिर जो हमारा वेग समीकरण होता है, वेग समीकरण कैसे आता है, हमारा त्वरण समीकरण होता है, हमारा त्वरण समीकरण कैसे होता है आता है, यहाँ तक कि हमारा जो विस्थापन समीकरण होता है, विस्थापन समीकरण आता कैसे है। तो वहाँ पर एक पॉइंट आप लोग देखे होंगे कि जब मैंने विस्थापन समीकरण का किया था, जब प्रूफ किया था, जब मैंने विस्थापन समीकरण को सिद्ध किया था, तो वहाँ पर मैंने एक वृत्त का प्रयोग किया था। ठीक, वहाँ पर मैंने एक वृत्त का प्रयोग किया था। तो याद रहेगा कि वह जो वृत्त होता है ना, उस वृत्त को हम निर्देश वृत्त कहते हैं। इस वृत्त को हम कहते हैं निर्देश वृत्त। इस वृत्त को हम कहते हैं निर्देश वृत्त। वैसे जो हमारी सरल आवृत्ति का नहीं था, वह सिंपल हार्मोनिक मोशन, मतलब सरल आवर्ती गति। तो सरल आवर्ती गति का जो मैंने परिभाषा था, वह परिभाषा सही था। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे ना, बताइए वृत्त से, तो वास्तव में जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है ना, उसका परिभाषा हमारे वृत्त से ही निकलता है। तो उतना डीपली मत जाइए, बस याद रखिएगा जितना बताया उतना, कि जो हमारा अल्फा होता है ये अनुक्रमानुपाती होता है हमारे वाई के, मतलब विस्थापन के। ठीक, तो यही का एक सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक बाउंडेशन था। तो ये हमने देख लिया था। ठीक, यहाँ पर हमारी पहला शब्द है हमारा निलंबन, और जो हमारा सेकेंड वर्ड है, सेकेंड वर्ड को हम कहते हैं प्रभावी लंबाई। देखिए, बात करते हैं कि निलंबन किसे कहते हैं। तो जब मैंने आपको लोलक दिखाया था, तो वहाँ पर आपने देखा था कि रस्सी और जो उस गोले का जो ठोस गोला था, मान लीजिए कि ये रस्सी है। ठीक, मान लीजिए कि ये रस्सी है और यहाँ पर गोला है। यह रस्सी और गोले का समायोजन जिस बेस से लगा था, इस बेस से लगा था, तो इसी बेस के पॉइंट को, मतलब इसी केंद्र को, इसी पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ सस्पेंशन कहते हैं। यहाँ पर देख लीजिए कि मान लीजिए ना, ये एक बेस है। ठीक, और यहाँ से ये रस्सी और इस गोलक का समायोजन लगा हुआ है, ये दोनों लगे हुए हैं। तो यही पॉइंट हमारा पॉइंट ऑफ सस्पेंशन कहलाता है। यही पॉइंट हमारा जो होता है, ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन कहलाता है। अब बात करते हैं कि जो हमारी प्रभावी लंबाई या फिर इफेक्टिव लेंथ होता क्या है। तो आप देख रहे हो कि हाँ, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से जो हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी का जो गुरुत्वीय केंद्र होता है ना, पृथ्वी के गुरुत्वीय केंद्र और पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के बीच की दूरी को हम प्रभावी लंबाई कहते हैं। ठीक, तो कभी भी प्रभावी लंबाई को बारे में आपसे कोई पूछे ना, तो कंफ्यूज मत होइएगा। प्रभावी मतलब उसका कहाँ तक प्रभाव हो सके। तो उसका प्रभाव हमारे वृत्त, जो हमारा पृथ्वी होता है, पृथ्वी गुरुत्वीय केंद्र तक होता है। क्योंकि किसी भी वस्तु का जो इफेक्टिव होता है, जो प्रभाव होता है, वह वृत्त पृथ्वी के केंद्र तक होता है। मतलब बार बार ना मुख से क्या निकल जाता है, पृथ्वी की तरफ से वृत्त निकल जाता है। कारण से कि पृथ्वी वृत्त जैसे होते हैं ना, तो वहाँ पर निकल जाता है। तो ज़्यादा कंफ्यूज मत होइएगा, बस याद रहेगा कि पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से पृथ्वी के गुरुत्व केंद्र के बीच की दूरी को या फिर लंबाई को हम प्रभावी लंबाई कहते हैं। अब बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की। हम देखते हैं कि जो हमारी स्थितिज ऊर्जा और क्या होती है, गतिज ऊर्जा क्या होती है। आप देख रहे हो कि यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर एक लोलक है। ठीक, और एक पॉइंट वगैरह याद रखिएगा, किसे हम पॉइंट ऑफ सस्पेंशन कहते हैं। और ये ना जो धातु का गोला होता है, ठीक, यहाँ पर जो बेस से लगा हुआ धातु, रस्सी से लगा हुआ धातु का गोला होता है, उस गोले को हम कहते हैं गोलक। आपसे कोई पूछेगा बताइए कि जो ये गोला होता है, गोले को क्या कहते हैं, तो कहिएगा कि जो ये हमारा गोला होता है, इस गोले को हम कहते हैं गोलक। इंग्लिश में से कहते हैं हम बॉब। ठीक, इंग्लिश में से हम कहते हैं बॉब, BOB बॉब, BOB बॉब। अरे बॉब से बॉल क्या रहेगा, बॉल मतलब बॉब, और बॉब गोले के जैसे ही, तो BO बॉल, BA होता है ना बॉल, और BOB बॉब। तो बॉल और बॉब यह क्या होता है, इसका पॉइंट ऑफ सस्पेंशन होता है। और ये इसकी क्या होती है, लेंथ होती है। इसका क्या होता है, बेस होता है, या फिर कह लीजिए क्षैतिज होता है। ठीक, अब देखते हैं हम कुछ ऊर्जाओं को। क्योंकि आप देख रहे हो कि अगर मान लीजिए कि ये पिंड दोलन कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक ये दोलन कर रहा है, अगर यहाँ पर ये जा रहा है, तो इसमें स्थितिज ऊर्जा भी है और गतिज ऊर्जा भी है। और स्थितिज ऊर्जा कैसे है, तो इसकी स्थिति कार्य इसमें स्थितिज ऊर्जा है, और इसमें गति भी है। तो ये क्या है, इसमें गतिज ऊर्जा भी पाई जा रही है। तो इसे हम पर देखेंगे यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा कैसे निकालते हैं। वैसे अब मैं आपको पूरे चैप्टर का कंक्लूजन बता रही हूँ। ठीक, इस पॉइंट को अगर आप याद ध्यान दे दिए ना, तो आपको चैप्टर कठिन लगेगा ही नहीं। ठीक, देखिए कंक्लूजन कंक्लूजन में याद रहेगा कि इस पूरे चैप्टर हमें बस 2 बातों को याद रखना है। पहला तो हमें जितने भी एग्जाम्पल दिए हुए, जितने भी टॉपिक्स दिए हों, उन सभी टॉपिक्स को हमें सिंपल हार्मोनिक मोशन सिद्ध करना है। और दूसरा का हमें आवर्तकाल निकालना है। इस आप जितना पूरा चैप्टर पढ़ लीजिए, पूरे चैप्टर में आपको बस 2 टॉपिक मिलेंगे। आप कितने भी चीज़ को, किसी भी पॉइंट को कितने भी घिसका लीजिए, फिसका लीजिए, कुछ कर लीजिए, जहाँ से मन खींच लीजिए, खाँच लीजिए, जैसे मन वैसे निकाल लीजिए। अंत में आपको वही सिद्ध करना है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, और वही हमारा आवर्तकाल का होता है, मतलब टाइम ऑफ पीरियड का होता है, और SHM क्या होता है। बस यही सिद्धि करना है। आप चाहे सरल लोलो को ले लीजिए, चाहे स्प्रिंग को ले लीजिए, चाहे कौनों को ले लीजिए, आपको बस वही सिद्ध करना है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन
मोशन है कि नहीं है। तो जब हम सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ रहे हैं तो नॉर्मल सी बात है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा ही है। और कुल मिला के हमें बस यही सिद्धि करना है कि जो हमारा अल्फा होता है ना, ये अनुक्रमानुपाती होती है हमारे माइनस वाई के, मतलब विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होती है। और जहाँ यहाँ पर ये जो माइनस चिन्ह है ना, ये दिशा को डिनोट करता है। ठीक, तो आप पूरे टॉपिक को पढ़ लीजिए, पूरे चैप्टर में बस आपको यही निकालना है। अभी अब मतलब दिखाऊंगी भी, बस देखते रहिए कैसे कैसे क्या होता है। ठीक, अभी 2-3 ऊर्जा देख लीजिए। पहला हमारा ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा। ठीक, पहली ऊर्जा है हमारी स्थितिज ऊर्जा। कैसी है? स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। वैसे नहीं कहा जाता है कि जो एकदम घाक होता है, मतलब एकदम शांत रहता है, उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होता है, वही हमारा होता है स्थितिज ऊर्जा। मतलब एकदम शांत रहता है लेकिन एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है, खतरनाक वाला। बात करते हैं स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। देखिए, इस स्थितिज ऊर्जा को निकालने के दो मतलब मेथड है। एक तो पहला सिंपल ही है और एक का है एक वैकल्पिक विधि, या फिर कह लीजिए मतलब नहीं कहा जाता है कि किसी भी मंजिल को पहुंचने के 2 रास्ते होते हैं, या तो आप एकदम टेढ़े मेढ़े चाहिए या डायरेक्ट सीधे पहुंच जाइए, तो मतलब 2 रास्ते होते हैं। वैसे भी यहाँ पर आपको स्थितिज ऊर्जा निकालने के मैं 2 मेथड को बता रही हूँ। तो पहला देखिए, पहला आप जानते हो कि जो हमारा प्रत्यानयन बल होता है, मतलब जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है। मान लीजिए कि ये पिंड यहाँ से यहाँ तक जा रहा है। ठीक, मैंने मान लीजिए कि ये पहले इसका था, स्थिति में था, मतलब ये साम्य स्थिति में था, अपने बेस पे था। जब मैंने इसको थोड़ा सा हिलाया, जब मैंने इसे थोड़ा सा हिलाया तो ये यहाँ पर है, मतलब मैंने यहाँ से इसे धक्का दिया। मान लीजिए ना कि यहाँ पर ये, तो मैंने इसे ढकेल दिया। जब मैंने इसे ढकेल दिया या फिर धक्का दिया तो ये यहाँ पर आ गया। तो आप देख रहे हो कि ये यहाँ पर आया, इसमें क्या हुआ है? ये विस्थापन हुआ है। ठीक, विस्थापन हुआ है। और यहाँ से ना जब ये पिंड है, यह पिंड पुनः मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर धक्का दी तो यहाँ तो गया, ढकेला मैंने तो ये यहाँ गया, लेकिन ये अपने स्थिति में आएगा, साम्य स्थिति में आएगा। अगर मैंने इसे ढकेल दिया तो ये अपने साम्य स्थिति में आएगा, और साम्य स्थिति में आएगा ये जिस बल के कारण आएगा, ये साम्य स्थिति में जिस बल के कारण आएगा, इस बल को हम कहते हैं प्रत्यानयन बल, रीस्टोरिंग फोर्स, प्रत्यानयन बल, प्रत्यानयन बल। तो प्रत्यानयन बल वही बल होता है जो किसी वस्तु की अपनी स्थिति में लाने का प्रयास करता है। ठीक, किसी वस्तु को अपनी स्थिति में लाने का प्रयास करने वाला बल हमारा प्रत्यानयन बल होता है। इसे हम कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स, इंग्लिश में रीस्टोरिंग फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स। समझ में नहीं आ रहा है? मतलब कुछ ज़्यादा ही मुझे चल रहा है ना। इसे हम कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स, प्रत्यानयन बल। और ना एक पॉइंट और याद रखेगा कि इसमें हम जितना सिंपल हार्मोनिक मोशन में जितना सिद्ध करेंगे ना, उसमें एक पॉइंट सब में हम लिखिएगा का प्रत्यानयन बल। जब आप प्रत्यानयन बल जान जाओगे ना तो समझ लीजिए आपका सब टॉपिक खत्म है, एकदम सब खत्म ही खत्म है। बस प्रत्यानयन बल को सिद्ध ले लीजिए, उसमें सब सिद्ध कर दीजिए, आपको पूरा आंसर जो होगा वो आ जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं कि स्थितिज ऊर्जा। आप जानते हो कि हमारा जो यफ होता है, यहाँ पर जो हमारा यफ होता है, मतलब प्रत्यानयन बल जो होता है, ये इक्वल होता है यम इंटू अल्फा के। आप जानते हो ना कि जो हमारा प्रत्यानयन बल होता है या फिर जो हमारा बल होता है, ये यम इंटू अल्फा के इक्वल होता है। और जो हमारा अल्फा होता है, हमने सिद्ध किया था कि जो हमारा अल्फा होता है ये हमारा होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। यहाँ पर जो ओमेगा होता है हमारा कोणीय वेग होता है, और जो वाई होता है हमारा विस्थापन होता है। तो जब हमने त्वरण का समीकरण सिद्ध किया था तो वहाँ पर हमने देखा था कि जो हमारा ये क्या होता है, जो हमारा अल्फा होता है ये माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई के इक्वल होता है। अगर मैं यहाँ पर अल्फा की जगह ओमेगा स्क्वायर वाई रखूँ, क्योंकि आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो हमारा माइनस है ना, माइनस कोई विशेष स्थिति नहीं है कि माइनस है तो ऋणात्मक है, ऋणात्मक है, ऐसी बात नहीं है। जो हमारा माइनस होता है, माइनस बस हमारे दिशा को डिनोट करता है, मतलब दिशा को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ से हम रखते हैं अल्फा की जगह ओमेगा स्क्वायर वाई। ठीक, यह बराबर यम ओमेगा स्क्वायर वाई। अब देखिए, मान लीजिए ना कि ये जो पूरा पिंड है, ये पूरा पिंड पूरे एकदम मतलब पूरा बहुत ज़्यादा दूर न तय करके एकदम छोटी सी दूरी को तय किया है। जैसे कि मैंने समाकलन पढ़ाते समय आपको बताया था कि मान लीजिए कि अगर आपको कोई कर्व है, अगर कर्व का अगर आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो इसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दीजिए। ये हमारा कर्व है ना, अगर कर्व की आपकी पूरी क्षेत्रफल को ज्ञात करना है तो आप इसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दीजिए, ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दीजिए। तो आप देख रहे हो कि जितने छोटे टुकड़े इनमें कुछ ना कुछ विस्थापन हुआ है, यहाँ से आया हुआ है, यहाँ से आ रहा है, तो इसमें कुछ ना कुछ क्या हुआ है, विस्थापन हुआ है। अगर इन हम सभी विस्थापनों को जोड़ दें तो इसका पूरा क्षेत्रफल हमारा निकल जाएगा ना, मतलब इसकी यह पूरी दूरी क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। वैसे ही यहाँ पर देखिए, अगर मान लीजिए कि मैं एकदम छोटा सा है, अगर मान लीजिए कि इसका विस्थापन एकदम थोड़ा सा हो,
अगर डी वाई यहाँ पर एकदम सूक्ष्मतम हो, अगर यहाँ पर इसका डी वाई एकदम सूक्ष्मतम हो, डी वाई एकदम सूक्ष्मतम हो, अगर यहाँ पर इसका डी वाई मतलब विस्थापन एकदम सूक्ष्मतम हो, तो अगर मैं इसका समाकलन कर दूं तो पूरा यहाँ से यहाँ तक के बीच का जो विस्थापन हो जाएगा वो हमारा निकल जाएगा ना। उससे तो ये करना है कि इसमें प्रत्यानयन बल कितना लगा है। ठीक, तो देखिए अगर मैं इसको यहाँ पर सिद्ध करूँ, ठीक, तो यहाँ पर देखिए यह बराबर यम ओमेगा स्क्वायर वाई डी वाई। और आप देख रहे हो कि यहाँ पर आपको लिमिटेशन भी मिल रहा है। लिमिटेशन कैसे मिल रहा है, तो यहाँ पर देखिए इसका मतलब ये क्या होता है, प्रारंभिक मतलब प्रारंभिक स्थिति है, साम्य स्थिति है, और इसका क्या है, लास्टिंग पॉइंट है। तो प्रारंभिक स्थिति में जब वस्तु साम्य स्थिति में है तो उसका विस्थापन 0 है। जब यहाँ पर जो पिंड है, पिंड अगर साम्य स्थिति में है तो इसका विस्थापन 0 है। और यही जब ये यहाँ पर गया तो इसका विस्थापन y हो गया, मतलब ये यहाँ के पूरे बीच की जो दूरी हो गई ये क्या हो गई, y हो गई। और जब ये साम्य स्थिति में था, विरामावस्था में था, तो यहाँ पर इसका क्या था, विरामावस्था में था, तो यहाँ पर इसका विस्थापन 0 था क्योंकि घुमा नहीं था। तो यहाँ पर आपको मतलब इसका लिमिटेशन भी मिल गया 0 to y, यहाँ पर इसका लिमिटेशन भी मिल गया 0 to y। तो देखिए अब इसका हम कर देते हैं समाकलन। यह बराबर कौन बात ना, आप कर दीजिए यह बराबर 0 to y, इसका क्या हो जाएगा, लिमिटेशन हो जाएगा। और इसका हम समाकलन कर रहे हैं यम ओमेगा स्क्वायर वाई डी वाई, हो गया ना, ओमेगा स्क्वायर वाई डी वाई। और यहाँ पर जो यफ होगा, यफ यहाँ पर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हमारा डी डब्ल्यू अर्थात कार्य कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर जो हमारा बल होगा, बल डी डब्ल्यू अर्थात कार्य में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर डी डब्ल्यू जो होगा ये यफ मतलब कार्य जो होगा ये इसका समाकलन, जहाँ यहाँ पर जब हम ना इसका समाकलन करेंगे तो हमारा जो फोर्स होगा ये हमारे डी डब्ल्यू अर्थात कार्य में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पर जो इसका पॉइंट हो जाएगा, इसका लिमिटेशन हो जाएगा 0 to y हो जाएगा, और इसका हम क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। तो डी डब्ल्यू इक्वल आप देख रहे हो कि ये क्या है, यम और ओमेगा स्क्वायर एक कांस्टेंट है। किसी विशेष क्षण के लिए ये जो ना यम ओमेगा स्क्वायर ये कांस्टेंट है, यम ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट है। और समाकलन याद निकालने का सबसे बेस्ट तरीका याद रखिएगा कि समाकलन उसी का किया जाता है जिसमें वो हो। मान लीजिए यहाँ पर हमने डी वाई लिखा है, तो डी वाई में हम बस वाई का ही समाकलन कर सकते हैं। यहाँ पर हम जितना वाई हो ना, वाई का ही बस समाकलन कर सकते हैं। इसके अलावा अवकलन हो तो जो हमें पॉइंट दिया होता है उस पॉइंट के अक्षर को ही हम समाकलन कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हमारा डी टी रहता है तो हम केवल डी टी का ही करते हैं, और इसके अलावा जितने भी ना ऑब्जेक्ट रहते हैं उन्हें हम कांस्टेंट मानकर उसे बाहर निकाल देते हैं। वैसे भी यहाँ पर भी करेंगे, अधिकतर पॉइंट में ऐसा ही होता है। ठीक, तो यहाँ से हम यम ओमेगा स्क्वायर को बाहर निकाल दिए, ये 0 to y। और आप जानते हो कि जो y है, y का अगर करोगे तो क्या हो जाएगा, y स्क्वायर अपन 2 कैसे, तो आप जानते हो ना। यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि आप यक्स के पावर n का समाकलन कीजिए, तो आप जानते हो कि यक्स के पावर n का समाकलन क्या होता है, यक्स के पावर 1 + 1 कैसे, तो यक्स के पावर n बराबर यक्स के पावर n + 1 अपान n + 1। वैसे यहाँ पर यक्स के पावर 2/2, तो यहाँ पर यक्स की जगह y है तो y के पावर 2/2, ये क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा। और देखिए अब इसका हम क्या कर दें, देखिए डी डब्ल्यू इक्वल, अब लिमिटेशन को हम पुट कर दें, लिमिटेशन को हम पुट अप करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, यम ओमेगा स्क्वायर दिख रहा है ना, दिखो तो ठीक सही है। शुरू देख लीजिए एक बार। आप जानते हो कि देखिए, आप जानते हो कि जो हमारा यफ होता है, ठीक, जो हमारा प्रत्यानयन बल होता है या फिर जो हमारा बल होता है ये यम अल्फा के इक्वल होता है। और जो हमारा अल्फा होता है ये हमारा होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। और यहाँ पर जो हमारा माइनस चिन्ह होता है ये दिशा को डिनोट करता है, तो वहाँ पर ले चाहे मत ले। ठीक, तो यहाँ पर यफ बराबर अगर हम अल्फा की जगह ओमेगा स्क्वायर वाई रखें तो यम ओमेगा स्क्वायर वाई होगा ना। ठीक, और जब ना अगर मान लीजिए विस्थापन एकदम थोड़ा सा हो, मैंने भी समझाया, अगर विस्थापन अगर थोड़ा सा हो, अगर इसका हम समाकलन कर दें, तो अगर जब हम विस्थापन इसका समाकलन कर देंगे तो जो हमारा फोर्स होता है ये डब्ल्यू मतलब कार्य में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर अगर मैं डी डब्ल्यू करूँ, ठीक, डी डब्ल्यू इक्वल, यहाँ पर हमारा मैंने लिमिटेशन पुट आपकी बताया था कैसे आया है, तो y to 0 यम ओमेगा स्क्वायर वाई। ठीक, तो डी डब्ल्यू इक्वल यम ओमेगा बाहर निकल जाएगा, यम ओमेगा स्क्वायर बाहर, बचा क्या हमारा, यहाँ से डायरेक्ट कर लीजिए y स्क्वायर अपान 2 और 0 to y, तो इसे रहने दीजिए। चाहे आप जानते हो कि 0 to y मतलब अगर आप यहाँ पर y की जगह y रखोगे तो उतना ही आएगा, y का स्क्वायर हो जाएगा। अगर और आप 0 रखोगे तो 0/2 अर्थात 0 हो जाएगा, तो y स्क्वायर -2 y स्क्वायर अपान 2 - 0 इक्वल y स्क्वायर अपान 2।
अगर यहाँ पर देखिए, अगर पहले हम y का मान पुटअप करोगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर अपान 2 माइनस, अगर y की जगह आप 0 रखते हो तो 0/2, तो वाई स्क्वायर अपान 2 माइनस 0 इक्वल वाई स्क्वायर अपान 2। तो ये क्या होता है, हमारा इतना ही मिल जाता है। तो अंत में हमें DW जो मिलता है, DW जो मिलता है ये मिलता है हमारा यम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर अपान 2, या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि DW इक्वल हाफ यम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो ये हमारा क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा होता है। आपसे कोई पूछे बताइए आप स्थितिज ऊर्जा कितना होता है, तो कहिएगा कि जो हमारा स्थितिज ऊर्जा होता है ये हमारा होता है हाफ यम ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। यहाँ पर ओमेगा कोड़ी वेग होता है और जो हमारा वाई होता है ये हमारा विस्थापन होता है। ये हमारा हुआ फर्स्ट मेथड। आप सेकेंड मेथड से भी निकाल सकते हो, लेकिन ये हमारा ना ये किताबी लैंग्वेज है, मतलब बुक्स लैंग्वेज है, बुक में ऐसे ही पढ़ाया गया है, तो मैंने भी आपको बता दिया। सेकेंड लैंग्वेज में याद रहेगा कि जो हमारा ना यहाँ पर जो स्थितिज ऊर्जा होती है ये हमारे कार्य की इक्वल होती है। मतलब यहाँ पर जो हमारी स्थितिज ऊर्जा होती है वही हमारा कार्य होता है। और आप जानते हो कि जो हमारा कार्य होता है वो होता है औसत बल गुणे विस्थापन। ठीक, सेकेंड मेथड देख लीजिए, ये था हमारा फर्स्ट मेथड। और देखिए सेकेंड मेथड, ये था हमारा फर्स्ट मेथड। और हम देखते हैं हमारा सेकेंड मेथड। आप जानते हो कि जो हमारा कार्य होता है, यहाँ पे जो हमारा कार्य होता है ये हमारा होता है औसत बल गुणे विस्थापन। औसत बल गुणे विस्थापन, औसत बल गुणे विस्थापन, क्योंकि यहाँ पर कार्य ये हमारा क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा होता है। ठीक, और औसत बल तो पहला हमारा जो, अगर मान लीजिए कि पॉइंट अगर साम्य स्थिति में है, अगर वो पिंड साम्य स्थिति में उस पर हम कोई बल लगा ही नहीं रहे तो वो पहला का हुआ, जो F1 होगा वो हमारा 0 होगा, और F2 हमारा जो होगा जिससे जो हमारा पिंड होगा वो विस्थापित होगा वो हमारा होगा F, तो 0 + F/2, और इंटू में हमारा विस्थापन कितना है, हमारा विस्थापन है y। ठीक, तो देखिए यहाँ पे W इक्वल यहाँ पर F/2 इंटू वाई, W इक्वल F/2। F किसकी इक्वल होता है, तो यम इंटू अल्फा, मतलब द्रव्यमान गुणे न्यूटन के गतिविषयक द्वितीयक नियम के अनुसार जो हमारा F होता है ये क्या होता है, यम इंटू अल्फा के इक्वल होता है कोणीय त्वरण के तहत। तो यम इंटू अल्फा अपान वाई इंटू वाई। अब बस वही अल्फा का मान पुटअप कीजिए, तो यम ओमेगा स्क्वायर वाई इंटू वाई अपान 2, देन W इक्वल यम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर अपान 2, देन W इक्वल हाफ यम ओमेगा स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर। तो क्या हुआ, चाहे फर्स्ट मेथड से निकालिए चाहे सेकंड मेथड से, आपका आंसर उतना ही आएगा। पहले में हमें समाकलन कर होता है, लेकिन सेकंड मेथड में कुछ नहीं करना होता है, बस हम स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा की इक्वल मान लेते हैं। और हम जानते हैं कि जो हमारा कार्य होता है ये औसत बल गुणे विस्थापन की इक्वल होता है। तो औसत बल में हमारा पहला जो प्रारंभिक बल होता है 0 होता है, और जो सेकंड बल होता है मतलब अंतिम बल होता है वो F होता है। दोनों का औसत बल लेते हैं और गुणे विस्थापन करते हैं, बस रख देते हैं। और हम जानते हैं कि जो हमारा F होता है ये यम इंटू अल्फा के इक्वल होता है, तो अल्फा की जगह हम ओमेगा स्क्वायर वाई रख देते हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, मिल जाता है। तो ये बहुत एक मतलब बढ़िया टॉपिक है स्थितिज ऊर्जा, एक दो बार लिखिएगा आपको भी आ जाएगा अच्छे से समझ में। अब हम देखते हैं हमारा सेकंड पॉइंट, हमारा गतिज ऊर्जा, क्योंकि आप जानते हो कि जहाँ पर स्थितिज ऊर्जा हो ना वहाँ पे गतिज ऊर्जा जरूर होता है, और जहाँ पे गतिज ऊर्जा हो वहाँ पे स्थितिज ऊर्जा होती ही होती है। नहीं होते हैं, क्या कहते हैं, बीरू की जोड़ी कहाँ डाल हुआ है, मुझे पता ही नहीं, पता है ना आप लोग का आता होगा निकाल, जय और बीरू की जोड़ी, जय और बीरू की जोड़ी। वैसे यहाँ पर भी होता है कि यहाँ पर ना जहाँ स्थितिज ऊर्जा होता है वहीं पे हमारा गतिज ऊर्जा भी हमेशा होता है। तो हमारा सेकंड का हुआ गतिज ऊर्जा। ठीक है, देख लीजिए इसे, उसके बाद देखते हैं हम सेकंड गतिज ऊर्जा। बस इसमें एक पॉइंट याद रहेगा कि जो हमारा F होता है ना ये यम इंटू अल्फा के इक्वल होता है, और जो हमारा अल्फा होता है ये ओमेगा स्क्वायर वाई के इक्वल होता है। बस सब रख दीजिएगा, मान पुटअप आ जाएगा हमेशा। सेकेंड हमारा गतिज ऊर्जा, गति के कारण जो ऊर्जा होती है वही हमारी गतिज ऊर्जा होती है, बात खत्म। क्या होता है गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे हम कहते हैं गतिज ऊर्जा। ठीक आ रहा नहीं आ रहा है,
बात करते हैं गतिज ऊर्जा। तो आप जानते हो कि हमारा गतिज ऊर्जा क्या होता है। नॉर्मल से आप जानते हो कि जो हमारा काइनेटिक एनर्जी होती है, जो हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है ये होती है हमारी हाफ एम बी स्क्वायर। जो हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है ये हमारी होती है हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर। और जब हमने प्रूव किया था तो वहाँ पर हमने पाया था कि जो हमारा वेग होता है, जो ये वेग समीकरण याद कीजिए, अगर नहीं है तो अपने कॉपी में लिखे होंगे वह देख लीजिए। ठीक, आप जानते हो कि जो हमारा भी होता है ये हमारा होता है ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। बस इसमें बस एक पॉइंट है कि भी बराबर ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। बस यहाँ पे इसका मान रख दीजिए, ओमेगा का मान रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। भी का मान रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी इक्वल हाफ यम भी की जगह कितना है हमारा ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। देन काइनेटिक एनर्जी इक्वल हाफ यम ओमेगा स्क्वायर, इसका ब्रैकेट निकल जाएगा तो ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक, तो ये क्या हुआ, हमारा प्रूफ हो गया। काइनेटिक एनर्जी बहुत ईजी है, बस देखिए एक दो तीन लाइन में खत्म हो गया। बस इसमें भी का मान पुट अप कर देंगे ना तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए बात है कौन बात ना, देख लीजिए। ठीक, ये क्या हुआ। अब इसमें हमारा कॉम्पिटेटिव एग्जाम होता है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। ठीक, तो इसमें पूछता है बस जीरो और ए से संबंधित, जीरो और ए से संबंधित। तो आपने पहला समीकरण देखा था जब हमने स्थिति ऊर्जा को प्रूफ किया था, तो स्थिति ऊर्जा में आपने देखा था कि जो हमारा क्या होता है, स्थिति ऊर्जा का फार्मूला हमारा क्या था, हाफ यम का था, हाफ यम ओमेगा स्क्वायर और क्या था वाई स्क्वायर था ना, हाफ यम वाई रुक जाइए क्या हो जाएगा, हाफ यम ओमेगा स्क्वायर वाई, हाँ यही था। अब देखिए ये हमारा का स्थिति ऊर्जा है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी है हमारी, ये का है काइनेटिक एनर्जी है। यहाँ पर जो हमारा मतलब ना यहाँ पे ये का है जीरो और ये का है ए है, जीरो है और ए है। तो आप देख रहे हो कि मान लीजिए ना वाई, ठीक वाई, अगर आप मान लीजिए ना कि यहाँ पर आप मान जीरो पुटअप करते हो, अगर कहाँ गया, अगर आप यहाँ पे मान जीरो पुटअप करते हो, अगर मान लीजिए ना जीरो का मतलब साम्य स्थिति, कभी भी विस्थापन, अगर मान लीजिए कि अगर विस्थापन आप जीरो ले रहे हो और आयाम जीरो ले रहे हो, अगर मान लीजिए कि विस्थापन जीरो है, अगर विस्थापन जीरो है तो वह वस्तु कहाँ है, हमारे साम्य स्थिति में है ना, उसमें विस्थापन हुआ ही नहीं, तो वस्तु कहाँ है, हमारी साम्य स्थिति में है। तो जब हमारा विस्थापन जीरो हो, जब हमारा विस्थापन जीरो, अगर आप विस्थापन का मान इसमें पुटअप करते हो, तो अगर देखिए अगर यहाँ पर आप विस्थापन जीरो लिखोगे तो इस पूरे समीकरण का मान जीरो हो जाएगा। तो हमारी स्थिति जो क्या होती है वो एकदम मतलब न्यूनतम होती है। याद रहेगा कि जब हमारा पिंड साम्य स्थिति में होता है ना, तो वहाँ पर उसकी जो स्थिति जो होती है वहाँ पर एकदम न्यूनतम होती है। अगर वहीं आप काइनेटिक एनर्जी में जीरो का मान, मतलब यहाँ पर जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी में अगर विस्थापन का मान जीरो रखते हो तो इसमें कोई परिवर्तन ही नहीं होगा, क्योंकि बस वाई का मान जीरो होगा और ये पूरा समीकरण बचा रहेगा, यम ओमेगा स्क्वायर वाई हाफ बचा रहेगा। तो यहाँ पर क्या होता है, गतिज ऊर्जा हमारा अधिकतम होता है। जब हमारा विस्थापन जीरो होता है तो हमारी स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होती है, लेकिन वहीं पे जब विस्थापन जीरो होता है तो हमारी गतिज जो ऊर्जा होती है ये क्या होती है, अधिकतम होती है। गतिज ऊर्जा क्या होती है, अधिकतम होती है। अब कैसे होती है, तो देखिए मान लीजिए ना कि ये पिंड है, ठीक, ये दोलन करने वाला पिंड है, ये इसकी साम्य स्थिति है। जब साम्य स्थिति में रहता है पिंड ना तो ये बहुत तेज भागता है। यहाँ पर स्थिति ऊर्जा कुछ रहती है नहीं, क्योंकि आप थोड़ा धकेलोगे ना तो बहुत तेज भागेगा, बहुत तेज भागेगा ना, और अब भाग रहा है तो फिर यहाँ पर ये आ रहा है, फिर यहाँ पर आएगा तो ये रुकेगा ना, ये हमेशा गति करता रहेगा। तो जब ये इनिशियल पॉइंट यहाँ पर प्रारंभिक स्थिति में इसका विस्थापन जीरो होता है तो इसकी गतिज ऊर्जा बहुत अधिक रहती है और इसकी स्थिति ऊर्जा बहुत कम रहती है। अगर आप ए बराबर जीरो लो, अगर आप यहाँ पर कहाँ गया, देखिए अगर आप यहाँ पर ए बराबर जीरो ले लो, अगर आप ए बराबर, और यहाँ पर सेकंड याद रखा कि जो ए से होता है ना, इस संबंध जब ए बराबर जीरो होता है तो वहाँ पर हमारा क्या होता है, ये त्वरण होता है। जो हमारा त्वरण होता है अल्फा अगर जीरो होता है तो यहाँ पर हमारा गतिज ऊर्जा न्यूनतम होता है और जो हमारा स्थिति ऊर्जा होता है ये अधिकतम होता है। तो ये में मतलब विस्थापन में हमारा अलग अलग होता है। विस्थापन में जो हमारा गतिज ऊर्जा होता है वो बहुत अधिक होता है जब विस्थापन जरूर होता है तो, लेकिन स्थिति ऊर्जा बहुत लो होती है। लेकिन वहीं पे जो हमारा ए होता है वहाँ पर जो हमारा स्थिति ऊर्जा होता है वो बहुत अधिक होता है, लेकिन गतिज ऊर्जा बहुत कम होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बाय, राइट।